तो आज हम शुरू करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर है। अच्छा, ये भी थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो इसको ध्यान देना। ठीक है, चलो ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कि आप क्लासिफाई किसी को क्यों करते हो क्लासिफिकेशन आप। अच्छा, पहले नाम का मतलब समझ लेते हैं। बायोलॉजिकल का मतलब क्या होगा? लिविंग। ठीक है, और क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होगा? अगर कहा जाए क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, तो इसका मतलब हुआ टू ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिज्म on the basis of their similarity and dissimilarity। ऐसा कहा गया ना कि आप अकेले अकेले किसी की स्टडी क्यों करोगे? अगर कोई सिमिलर है तो एक साथ स्टडी कर लो कि भैया सबके काले बाल हैं तो सब एक साथ आ जाओ। अब सब लोग टी शर्ट पहने हो तो एक साथ आ जाओ। बार बार एक लोगों को क्यों बताना पड़ेगा कि तुम टी शर्ट पहने हो, तुम्हारे काले बाल हैं, तुम्हारे सफ़ेद बाल हैं? तो क्लासिफिकेशन इसलिए किया गया क्योंकि इस यूनिवर्स में कम से कम 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं। बहुत सारी स्पीसीज हैं, सबको तुम स्टडी कर नहीं सकते, तो इनको ना अलग अलग ग्रुप में बांटा गया। जैसे मान लो ये 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं, ये हैं। अब जैसे हम देख लेते हैं, अब इसी में हमें ये लगेगा कि कुछ लोग काले हैं और कुछ लोग लाल हैं। अब मैं अकेले स्टडी करूंगा तो इसकी भी करनी पड़ेगी, इसकी भी करनी पड़ेगी। तो हमने कहा भाई कि दोनों लाल हैं तो एक साथ आ जाओ और दोनों काले हैं तो एक साथ आ जाओ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो हमें इंडिविजुअल स्टडी नहीं करनी पड़ेगी और हमारी जो स्टडी है वो ईजी भी हो गई, सरल भी हो गई, कि हमें बार बार नहीं होगा कि भैया ये लाल है, इसके अंदर लाल कलर की इंक है, इसका लाल कैप है, इसका ये भी रेड कलर का है, वाइट सा इसकी बॉडी है। फिर इसको कहेंगे कि इसकी भी लाल कैप है, लाल कलर की इंक है, फिर ये है वाइट बॉडी है। अलग अलग करेंगे। अगर दोनों एक साथ रहेंगे तो हम एक ही बार में बता देंगे कि भाई ये दोनों के कैरेक्टर क्या हैं, सेम हैं, इसलिए मैं एक साथ रख दे रहा हूँ। इसके कैरेक्टर सेम हैं तो एक साथ रख दे रहा हूँ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या कर देता है? क्लासिफिकेशन मेक द स्टडी वेरी इजी। बहुत आसान बना देगा क्लासिफिकेशन। आप किसी भी स्टडी की कोई भी स्टडी कर रहे हो तो क्लासिफिकेशन उसको आसान बना देगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम लोग क्लासिफिकेशन का टाइप देखते हैं कि हम कितने ढंग से क्लासिफाई कर सकते हैं किसी को। क्लासिफिकेशन के भी टाइप्स होंगे, अलग अलग टाइप होंगे। जैसे देखो, सिंपल सी बात थी, हमने कहा कि भैया काला मार्कर है तो एक साथ आ जाए और लाल मार्कर हो तो एक साथ आ जाए। हो सकता है कि मैं लाल मार्कर के बेसिस पे क्लासिफाई किया और दूसरा पहलू हो सकता है कि मैं काले के बेसिस पे क्लासिफाई किया हूँ। नहीं समझे? ये मेरे पास दोनों काले हैं तो ये अब ये मिक्स हैं, तो हो सकता है मैंने कौन सा कैरेक्टर लिया? लाल वाला। जब वो लाल वाला अलग कर दिया तो ये अपने आप अलग हो गया। और ये भी तो हो सकता है ना, मैंने इसको लिया, इसके बेसिस पे क्लासिफाई किया हूँ तो ये अलग हो गया, तो अपने आप अलग हो जाएंगे। तो वही है कि किसने क्या लिया था, क्या ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन को ट्राई किया और उन्होंने क्लासिफाई करने के लिए कौन से कैरेक्टर लिए हैं क्लासिफिकेशन करने के लिए। क्योंकि सबका अलग हो सकता है। हो सकता है मैं काले बाल के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहा हूँ, तो हो सकता है कोई टी शर्ट के बेसिस पे क्लासिफाई करे, हो सकता है कोई चश्मे के बेसिस पे ट्राई। सबका अलग अलग होगा और सबकी अलग अलग होगी क्लासिफिकेशन के टाइप्स। तो हम देखेंगे कौन सबसे बढ़िया है। होता नहीं कि मिठाई की दुकान पे जाते हो तो बहुत तरह की मिठाई है, तो तुम ट्राई करते हो थोड़ा थोड़ा खा के। अब दुकान वाला बेचना होता तो खिला देता, लो खा लो। कि अगर नहीं खरीदना होगा तो कहते हैं यार टेस्ट कर लो एक बार, अच्छा नहीं लगेगा तो मत लेना। करते हैं ना। अब तुमने खाया और तुमको लगा अरे यार ये वाला जो दिख रहा है ये वाला बढ़िया है, इसको दे दो। तो हैं तो मिठाइयाँ सारी ना, हमें उसमें से अच्छा और ख़राब सेलेक्ट करना है। तो क्लासिफिकेशन भी ऐसे कई साइंटिस्टों ने ट्राई किया, उनका ख़राब नहीं था। हमको ये देखना है कि कौन सा क्लासिफिकेशन सबसे अच्छा है, बढ़िया कौन सा है। ठीक, तो हमने देखा
कि क्लासिफिकेशन में हमने देखा क्या कि हमारे पास 3 तरह के क्लासिफिकेशन आए, ठीक है। हमने पहले देखा आर्टिफिशियल, पहला क्या है आर्टिफिशियल, पहले इसको देख लेते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इसको बोलते हैं, इट इज बेस्ड ऑन वन आर फ्यू कैरेक्टर, जिसमें 1 या 2 कैरेक्टर्स के बेसिस पे 1 या 2 कैरेक्टर लिया जाए क्लासिफाई करने के लिए, तो ऐसे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को क्या बोलेंगे आर्टिफिशियल। देखो अगर हो सकता है ना कि मैं काले बाल, एक कैरेक्टर लिए काले बाल, तो हो सकता है कोई बुढ़ा आदमी हो उसके भी बाल काले हों, तो हम उसको जवान के साथ रख देंगे, गलती हो जाएगी ना हमसे। तो लेकिन उस समय इतना नॉलेज था नहीं, तो जब लोगों ने क्लासीफाई करना शुरू किया तो कहा कि यार हम 1-2 कैरेक्टर लेके, जब आप कोई काम शुरू करते हो या बिजनेस तो पूरा पैसा एक साथ लगा देते हो, करोड़ों रुपए ना, थोड़ा थोड़ा लगाते हो। तो ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड था 1 या 2 कैरेक्टर के बेसिस पे। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि यार आर्टिफिशियल जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसकी क्या खासियत बात थी, तो उन्होंने कहा यार सबसे पहले शुरू किया था, क्लासिफिकेशन शुरू किया गया था तो 1 या 2-3 कैरेक्टर के बेसिस पे उसको कर दिया गया। हालांकि हमारे अंदर बहुत सारे कैरेक्टर हैं, लेकिन जो क्लासीफाई करने वाला साइंटिस्ट था उसने सारे कैरेक्टर नहीं लिए, 1 या 2 कैरेक्टर, इसीलिए इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को बोला गया आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल ए से एलोन, एलोन मतलब अकेला, तो जिसमें अकेला कैरेक्टर हो या 1-2 कैरेक्टर और हो तो उसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब किसने दिया, गिवन बाई, अब ये पूछा जाता है तो गिवन बाई लीनियस। आप लीनियस को जानते हो, लीनियस ही हैं, देखो लीनियस फादर हैं, किस किस के फादर हैं अभी बता देता हूँ। लीनियस के 3 बच्चे थे, देखो एक तो है ये फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, क्या है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी के फादर हैं ये फादर है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर, और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में इन्होंने क्या दिया था, जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट दिया था। क्या दिया था, एपिथेट, ये दिया था इन्होंने। मतलब इन्होंने ही एक कोई अगर आदमी है, जैसे हम लोगों का नाम रखना होता है तो पंडित आ जाते हैं, लेकिन वो नाम सही नहीं है ना, हो सकता है मेरे ही नाम धर्मेंद्र नाम के कई लोग हो जाएं, लेकिन जब साइंटिस्ट नाम देते हैं तो दुनिया में एक ही नाम एक ऑर्गेनिज्म का होगा। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने साइंटिफिक नेम देना शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि साइंटिफिक नेम 2 चीज़ों से मिलके बना होगा, एक जीनस होगा, दूसरा क्या होगा स्पेसिफिक एपिथेट। तो इन्हें फादर बोला गया, फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये तीसरे फादर थे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें इन्होंने क्या दिया था, प्लांटी और क्या एनिमिलिया। अभी पढ़ोगे किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तो उसमें पढ़ोगे। तो 3 चीज़ों के ये फादर हो गए, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और फादर ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। इतना पूछता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कि मैं खुद भी नहीं बता सकता। कोई भी दुनिया में, मतलब इंडिया या कहीं बाहर भी कोई भी एग्जाम दो, ये जरूर पूछता है कि हु इज़ द फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, या हु स्टार्टेड टू गिव द साइंटिफिक नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, किसने शुरू किया साइंटिफिक नेम देना एक ऑर्गेनिज्म को, तो कौन शुरू किया, लीनियस ने। इसीलिए इसको फादर, जब भी कोई काम कोई शुरू करता है ना, चाहे उसको कंप्लीट ना करे लेकिन वो फादर माना जाएगा। हो सकता है तुम्हारे पिताजी घर बनवाना शुरू करते हैं, बाद में हो सकता है तुम लोग अपना पैसा लगा के बना दो मकान को, लेकिन नाम किसका होगा, तुम्हारे पिताजी का, समझ गए, तो वो फादर माने जाएंगे। ये आर्टिफिशियल, तो पूछा जाए आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो कह दोगे लीनियस, जिनका पूरा नाम कार्ल वॉन लिने था, लेकिन हमें इतना जरूरत तो है नहीं, कार्ल वॉन लिने, या उनको बोलते थे कैरोलस लीनियस। हम थोड़े से काम चला लेते हैं, पेपर बचा लेते हैं ना, प्लांट कट रहे हैं इतने, ठीक, ये बात एकदम क्लियर है हमारी। दूसरा था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये क्या था, बेस्ड ऑन ऑल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल जानते हो ना, बाहरी बनावट को बोलते हैं क्या, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। देख के, जैसे मान लो मैंने एक फ़ोन को देखा तो कहा फ़ोन काले कलर का है, फ़ोन के अंदर क्या है मुझे नहीं पता है,
लेकिन बाहर देखा कि हाँ यार इसमें 4 कैमरा है, एक फ्लैश लाइट है, काले कलर का है, स्क्रीन लगी हुई है, ये है, ये होती है बाहरी बनावट। जैसे मुझको लोग कोई बाहर से देख के कहेंगे ना कि काला आदमी है, बाल ऐसे हैं, इस तरह, ये बाहरी बनावट होती है। इसी को साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। समझ गए? जैसे तुम ही को बोलेंगे कि हाँ सूट पहनी हुई है, दुपट्टा ली हुई है, ये तक अंदर क्या है कुछ नहीं पता है, कितनी बड़ी आंख है, कितना बड़ा पेट है, ये किसी को नहीं पता है। बाहर से जो बनावट होगी उसको हम बोलते हैं नेचुरल सिस्टम। और बहुत सारे करेक्टर होंगे ना नेचुरल, नाखून इतने बड़े हैं, उंगली इतनी बड़ी है, ये इतना है, फलाना डिमका। जैसे ये अब इसी को देख लो, इन्हीं को देख लो, तो ये आप देखो दोनों मार्कर हैं, अब ये मार्कर हैं दोनों। अब देखो बाहर से हम बता सकते हैं, लेकिन अंदर क्या है मुझे नहीं पता। मैं कहूँगा यार मार्कर चल रहा है, तुम कहोगे नहीं चल रहा है, तो हमें थोड़ी पता चलेगा बाहर से देख के। तो हम बाहर से देखें कि यार ये थोड़ा पुराना है तो हो सकता है ना चले, और ये नया है तो थोड़ा चले, बस क्लासीफाई कर दिया। तो अगर मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे नेचर में जो चीज़ है, नेचर में मतलब जो बाहर से तुम्हें दिख रही है, अगर उसके बेसिस पे क्लासीफाई करोगे तो वो क्या होगा, नेचुरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी को दिया था बेंथम एंड हुकर ने, याद रखना, बेंथम एंड हुकर ने दिया था। इन्होंने बुक लिखी थी जनरा प्लांटेरम, जनरा प्लांटेरम लिखा था इन्होंने, इनकी बुक का था नाम। ठीक है, तो बेंथम एंड हुकर, और यही नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड इन लेबोरेटरी। जब आपको कोई कहीं भी जाओगे तो आप यही क्लासिफिकेशन करोगे, नेचुरल। अच्छा, जाते क्या आदमी को काट दोगे, काट के देखोगे अंदर क्या है? नहीं ना, यही देख के बाहर से ही तो कहोगे कि ये बुढ़ा है, ये इधर चले जाए, जवान है इधर हो जाए। कहते हैं ना जिनकी हाइट लंबी है एक तरफ हो जाए, छोटे वाले एक तरफ हो जाए, ये वाले एक तरफ हो जाए, लड़कियां एक तरफ हो जाए, लड़के ये जो तुम कर रही हो ये नेचुरल है, ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको वो किया। अब जैसे मैंने तुलसी दे दिया, गुलाब दे दिया, तो कह रहे यार तुम्हें नहीं पता है कि तुलसी एक गुलाब है, लेकिन तुमने कहा यार इसका फ्लावर तो क्या है, रेड कलर का है तो अलग है, और इसका फ्लावर सफ़ेद है तो अलग है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों फ्लावर रेड होंगे तो तुम कहोगे कि यार दोनों के फ्लावर रेड है, एक साथ चल रहे हैं। तो ऐसा होता है। तो उस मॉर्फोलॉजिकल, जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कोई भी लेबोरेटरी हो तो आपसे पूछा जाए कौन सा क्लासिफिकेशन करोगे, तो नेचुरल, क्योंकि बाहर से देख के ही तो क्लासीफाई करोगे, उसको बोलते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासी में लेकिन करेक्टर बहुत कम लिए हो तो क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल हो जाएगा। समझ गए? अब चलो नेक्स्ट वन इज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक ये क्या होगा, इट बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ठीक है, सब हुआ, सब हो गया, लेकिन मैं क्लासीफाई करूंगा। मैं ये देखूंगा, जैसे कहते नहीं है कि तू चोर है क्योंकि तेरा बाप भी चोर था। ठीक है, तू बहुत लड़ाई करती है क्योंकि तेरी माँ भी लड़ाई करती है। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कि मैं तुम्हारे बारे में तो देखूंगा, लेकिन तुम्हारे पूर्वजों को देखूंगा, तुम्हारे पूर्वजों, और पूर्वजों को ही बोलते हैं एंसेस्टर। एंसेस्टर बोलते हैं पूर्वज को, हमारे पूर्वज को बोलते हैं एंसेस्ट्रल। तो हम एंसेस्टर भी बोलते हैं, एंसेस्ट्रल बोलते हैं, जो इवोल्यूशन में पढ़ोगे तुम लोग। तो वो कहेंगे कि भैया तुम अच्छे हो या खराब हो, हम इसके बेसिस पे जज करेंगे कि तुम्हारे पापा वापा। जब भी कोई लड़की या लड़का देखने, कोई भी आदमी लड़का देखने आता है ना, तो जैसे मेरे ही केस में मैंने इनके पापा को देखा तो यार वो तो थोड़ा सांवले थे, काले नहीं सांवले थे, तो पता लगा यार कि लड़की भी सांवली होगी, क्योंकि हम जज कर रहे हैं। मतलब हमें शादी लड़की से करनी है, लेकिन हम जज उसके पूर्वजों को देख के कर रहे हैं ना कि यार इसके हो, आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हमने इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखा। अब देखा यार इनके पापा की आदत बहुत सही है, बहुत सही है, तो इसका मतलब लड़की की भी आदत बहुत अच्छी होगी। और तो हो सकता है कि दोनों लड़कियां गोरी हों और दोनों के पिताजी भी गोरे हों। ठीक है, दो तो एक साथ आ जाना चाहिए था, लेकिन फाइलोजेनी ने क्या किया कि एक के पिताजी की आदत सही नहीं है, तो तू चिरांद है, तू उधर हो जा, और ये सही आदमी है, इधर हो जाए। दिस इज कॉल्ड फाइलोजेनी। अब मुझे मान लो 10 लड़कियों का ऑप्शन दिया जाए और 10 एक ही तरह की सुंदर हो। ठीक है, अब मुझे क्लासीफाई करना है, तो मैंने आर्टिफिशियल ले लिया, क्लासीफाई हो गया। मॉर्फोलॉजिकल सब बढ़िया,
सब बढ़िया यार, सुंदर, ठीक है। अब मुझे सर ने कहना कि यार अब क्या लूँ कि यार क्लासीफाई करूँ अलग करने के लिए, मेरे पास कोई बेसिस नहीं, तो मैं ये देखूंगा कि इनके माता पिता की आदत कैसी है। अगर मान लो माता पिता की भी आदत सेम हो गई तो मैं इनके दादा दादी का देखूंगा कि कैसी आदत है। तो जब आप पीछे की स्टडी भी करते हो उसके साथ, तो दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को जब इंक्लूड करोगे ना, उस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को कौन बोलेंगे? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और जब इवोल्यूशन देखते हो ना, तो ये सबसे अच्छा होता है। कोई भी आदमी कहीं भी शादी, या तुम लोग भी जब होगी, तुम्हारे माता पिता देखने जाएंगे, लड़के को देखेंगे, लेकिन इसके बाद पता करेंगे इसका बाप क्या करता है, गांव में इसकी क्या इज्जत है। अगर ये सब पता कर लोगे तो हो सकता है तुम्हें लड़के के बारे में सच्चाई पता चल जाए। अगर तुम पता नहीं करोगे तो हो सकता है लड़का, अरे यार लड़का तो बहुत सुंदर है, चलो 6 फीट हाइट है, ये फलाना ढिमका करके शादी कर दिए। हो सकता है उसका बाप चोर हो, डाकू हो, मर्डर करने वाला हो। तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री तुमने नहीं देखी, उसकी नहीं देखी तो तुमको पछताना पड़ेगा। लेकिन अगर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देख ली तो तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा। तो अच्छा कौन है? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। रेदर देन, जो लड़कियां लड़कों को जज कर रही हैं, रेदर देन की मॉर्फोलॉजी से जज कर रहे हो। आप देखते नहीं हो कि मॉर्फोलॉजी से कि हाँ यार जिम उम करता है लड़का, बॉडी वॉडी है, चलो हम इसको बॉयफ्रेंड बना लेते हैं। तो ये तुमने जब बनाया तो ये मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे तो क्लासिफिकेशन कैसा किया? नेचुरल, क्योंकि हमें दिख रहा था तो हमने बना लिया। लेकिन एक वहीं सामने ढीला ढाला सा लड़का जो कि बहुत इंटेलिजेंट और बहुत बढ़िया है, तुमने उसको सेलेक्ट नहीं किया। अगर तुम थोड़ा रुकती और ये देखती कि कौन कैसा है, एनालाइज करती, या उसके बाप या उसके खानदान या किसी के बारे में पता लगाती, तब तो तुम्हें पता चलता ना कि हाँ यार ये किस तरह का आदमी होगा। तुमने तो मॉर्फोलॉजी देखी और धड़ से बॉयफ्रेंड बना लिया। लेकिन एक लड़का जो अच्छा था, अगर तुम उसके पूर्वजों का डिटेल वगैरह लेती तो हो सकता है तुम्हें अच्छा लड़का मिल जाता है। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे अच्छा सिस्टम क्लासिफिकेशन है जिसको कभी काट नहीं सकते, जो कि बेस्ड होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पे। अब ठीक है, एक और बात आती है, दिस इज कॉल्ड फेनेटिक। और ये बोलते हैं कि बेस्ड ऑन ओवरऑल करेक्टर, बेस्ड ऑन ऑल करेक्टर, जितने भी आप करेक्टर ले पाओ, अगर उसके बेसिस पे कर जितने भी करेक्टर देख पाओ, एम्ब्रियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, जितने भी करेक्टर आप देख पाओ, लेकिन इसमें क्या नहीं होगा? इवोल्यूशन वाला नहीं होगा। उस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को क्या बोलेंगे? फेनेटिक। जितने भी करेक्टर काट पीट के डेवलपमेंट वगैरह करके जितने भी देखो, मतलब समझ लो आर्टिफिशियल नेचुरल वगैरह को मिला दो तो ये बन जाता है फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, जितने भी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सकते हो। अगर उसमें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखना शुरू कर दिए तो वो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या बन जाएगा? फेनेटिक। और फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया, सबसे पहले दिया किसने था? एंगलर एंड प्रेंटल ने। ये याद रखना, नाम मत भूल जाना। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था तख्ताजान, और तख्ताजान ने कहा था कि टेक्सोनोमी विदाउट फाइलोजेनी, टेक्सोनोमी प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन है, अभी पढ़ाऊंगा अभी, कि टेक्सोनोमी विदाउट फाइलोजेनी, बोन विदाउट फ्लेश, बोन विदाउट फ्लेश। जैसे बोन में मांस लगी होती है ना, फाइलोजेनी टेक्सोनोमी में उसी के समान है। जैसे अगर टेक्सोनोमी में अगर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री या फाइलोजेनी की स्टडी नहीं करोगे तो ये उसी के समान में है, जैसे आपके पास हड्डी तो है लेकिन मांस नहीं है। जब मांस नहीं रहेगी तुम जिंदा रहोगे? नहीं रहोगे, मर जाओगे, तो तुम्हारी कीमत है? नहीं है। अगर आप टेक्सोनोमी में इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की अगर स्टडी नहीं करोगे तो टेक्सोनोमी की कोई भी कीमत नहीं है, मतलब बेकार है। अगर एक बॉडी में, अब क्या हुआ कि ऐसे लॉजिक कहते हैं कि वो तकत पे उनकी जान जा रही थी, और जब जान जाने लगती है तो बॉडी में मांस बचता है? नहीं, गायब हो जाता है। तो तख्ताजान ने कहा था कि टेक्सोनोमी विदाउट फाइलोजेनी, बोन विदाउट फ्लैश। आई बात समझ में? नोट करो इसको। थ्री डोमेन है, ठीक। तो थ्री डोमेन ऑफ क्लासिफिकेशन पूछा जाए, देखो किंगडम के ऊपर डोमेन आता है। जब पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, पहले डोमेन आएगा, फिर किंगडम आएगा, फिर फाइलम आएगा, फिर क्लास आएगा, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, वो देखेंगे। तो अगर पूछा जाए कि थ्री डोमेन ऑफ लाइफ, ये इस धरती पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको कितने डोमेन में रखोगे? बैक्टीरिया, यूकैरिया एंड
आर्किया एंड यूकेरिया। आर्किया में क्या होता है, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया जहाँ भी नाम आए तुम तुरंत लिख देना कि क्या, एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन, जो एक्सट्रीम कंडीशन में रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। 3 डोमेन ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम लोग बात करते हैं 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन 5 नहीं कहते, किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। डोमेन याद, इसमें क्या, यूकैरिया में क्या आते हैं, यूकैरियोट आते हैं, यूकैरियोट्स आते हैं। इसमें आएगा बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ये सब आएंगे, ठीक है। और यूकैरियोट में जानते हो प्लांट्स आएंगे, एनिमल्स आएंगे, फंजाई आएगा, प्रोटोजोआ आएगा, ये सब किस में आएगा, यूकैरियोट में, प्रोटोजोन्स आएंगे, ठीक। ये सब यूकैरियोट है। अब हम लोग देखते हैं किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये डोमेन हो गया, अब वो क्लासिफिकेशन का टाइप हो गया। अब हम लोग देखते हैं किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन के कितने किंगडम हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम ऐसे, फिर आया 3 किंगडम, पहले 2 आया फिर 3 आया, फिर आया 4 किंगडम, फिर आया 5 किंगडम, ठीक, ऐसे आया। अब इसके लिए पूरा प्रॉपर लॉजिक है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था लीनियस ने, अभी बात किए हैं, और इसने क्या जोड़ा, प्लांटी और क्या जोड़ा, एनिमिलिया जोड़ दिया इसने। लीनियस ने प्लांटी एनिमिलिया दिया और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया कि पूरे यूनिवर्स में 2 ही तरह के लोग हैं, एक प्लांट और एक एनिमल। क्या ऐसा सही है? नहीं है। 3 किंगडम, इसके लिए लॉजिक है PH3, दिस इज कॉल्ड लॉजिक, ये लॉजिक है। P से क्या होगा, इसने जोड़ा है क्या, प्रोटिस्टा, क्या जोड़ा है, प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा जोड़ दिया तो 1 2 3 किंगडम हो गया। इस 3 का मतलब है 3 किंगडम, और दिया किसने इसको, H का मतलब कौन होगा, हीकल, हीकल ने दिया। हीकल ने प्रोटिस्टा को जोड़ के इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, 3 किंगडम में। बात आ गई समझ में, इसने जोड़ा, तो ये लॉजिक है। तो PH3 याद रखोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा, PH3, P मतलब प्रोटिस्टा, H मतलब हीकल, और 3 मतलब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया हीकल ने, और उसने क्या जोड़ा था, प्रोटिस्टा को। बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने लॉजिक बनाया है। चौथे के लिए देखें, चौथे का लॉजिक है 4 CM, 4 CM है, जैसे यूपी में अभी 3 CM थे, 3-4 CM बनते रहते हैं ना लोग। तो इसके लिए हम कहेंगे, अब देखो 4 का मतलब हुआ 4 का 4 किंगडम, C का मतलब हुआ कोपलैंड, किसने दिया, कोपलैंड ने, उसने ऐड क्या किया, मोनेरा, ठीक। तो अब हम इसके साथ किसको ऐड कर दें, इधर इसको अलग कर दें, इसके साथ हम इसको ऐड कर देते हैं, किसको, मोनेरा को। तो ये कौन सा किंगडम हो जाएगा, 4 किंगडम बन गया ना, 4 किंगडम, 4 किंगडम हो गया ना, और ये लॉजिक था 4 CM। 5वां देखते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था विटेकर ने, किसने, कहते हैं ना 1969 में विटेकर ने दिया था इसको, ठीक। अब W4 क्या होता है, क्या होगा, ओमेन, ओमेन मतलब औरत, ओमेन, और ओमेन, ओमेन क्या होती है बताओ, ओमेन क्या होती है, ओमेन होती है फीमेल, क्या होती है, फीमेल। तो इस फीमेल का मतलब क्या होगा, फंजाई, क्या होगा, फंजाई। तो पूछा जाए विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया तो क्या ऐड किया, फंजाई। जब हम फंजाई को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा क्या, 5 किंगडम, ठीक। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को लीनियस ने दिया, प्लांटी और एनिमिलिया दिया। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था किसने, अब H से हीकल, P से प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा को ऐड किया गया, किसने दिया, हीकल ने। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन को कोपलैंड, C से कोपलैंड, और क्या ऐड किया, M से मोनेरा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को विटेकर ने दिया। दुनिया जानती है W4 ओमेन होगा, ओमेन को फीमेल भी बोलते हैं, और फीमेल मतलब क्या होगा, फंजाई। तो विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया और किसको ऐड किया, फंजाई को। आई बात समझ में, ये 3 डोमेन है और ये क्या है, किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है। वी हैव जनरली 4
5 किंगडम, लेकिन लिखने में 4 ही आएगा क्योंकि ये 2 लेकर चलता है। अब एक कहानी और आती है। एक साइंटिस्ट थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कार्ल हूस। क्या नाम था? कार्ल हूस। उन्होंने कहा कि 5 किंगडम तो बन गया है, लेकिन मैं इसको 6 किंगडम में कन्वर्ट करूंगा। तो उन्होंने मोनेरा को डिवाइड कर दिया। मोनेरा को डिवाइड कर दिया किसमें? मोनेरा को डिवाइड किया है भैया आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। यू बैक्टीरिया। अब देख लो 5 का 6 नहीं हो गया। अब ये मोनेरा अगर 2 हो जाएगा, कहाँ गया, तो 5 से टोटल तो 6 हो जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। और अगर पूछा जाए कि बेसिस ऑफ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, तो ये मर के भी मत भूलना, सिस्टीन RNA ये था बेसिस। कि 16 RNA के बेसिस पे कार्ल हूस ने मोनेरा को 2 में डिवाइड कर दिया, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया में, और उसका बेसिस क्या था? सिस्टीन RNA। अगर आपसे पूछा जाए कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे बना, तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को बनाया किसने? कार्ल हूस ने, मोनेरा को तोड़ के। तो मोनेरा को किस में तोड़ा? आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया में। बेसिस क्या था उसके तोड़ने का? अगर हम कहेंगे किसी के रिश्ते को हम तोड़वा रहे हैं, तो रिश्ते को तोड़वाने का बेसिस क्या है भाई? या तुम रिश्ता तोड़ रहे हो तो क्या बेसिस है? तूने ने बेसिस बनाया सिस्टीन RNA। RNA एक तरह का राइबोसोमल RNA है, उसको बेसिस बनाया कि भाई बैक्टीरिया में है, आर्की बैक्टीरिया में नहीं है। इसी के बेसिस पे उन्होंने डिवाइड किया आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया को। और किंगडम ऑफ 5 किंगडम को किस में कन्वर्ट कर दिया? 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में। समझ गए? तो 2 किंगडम लीनियस, अरे लीनियस L मतलब लव, प्यार करने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो 2 किंगडम, 3 किंगडम में कौन? हीकल, प्रोटिस्टा, 4 किंगडम में कोपलैंड, मोनेरा, 5 किंगडम में विक्टेकर, फंजाई, 6 किंगडम में कौन आएगा? 6 किंगडम में आएगा कार्ल हूस, और उसने आर्की बैक्टीरिया और क्या कर दिया? यू बैक्टीरिया कर दिया। तो उन्हें 6 किंगडम। और बेसिस क्या था? देखो अगर कह रहे हो 6 किंगडम, बस 6 के आगे 1 लगा दो तो सिस्टीन RNA हो जाएगा, अपना आप काम बन जाएगा। ठीक है, नोट करो। चलो आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो कार्ल हूस वाला ज़रूर याद रखना, क्योंकि ये सिस्टीन नीट में पूछा गया था। ठीक है, तो एक बार मैं और लिख दे रहा हूँ तुम्हें, जिससे कि तुम्हें थोड़ा आसानी हो समझने में। ठीक, तो इसका मतलब हुआ, देखो मोनेरा को कार्ल हूस ने, ऐसे लिख देता हूँ, कार्ल हूस ने तोड़ दिया सिस्टीन RNA के बेसिस पे। किसमें? आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया में। ठीक है, ये बात एकदम क्लियर है। देखो ठीक, ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है। अब यू बैक्टीरिया में क्या क्या आते हैं? यू बैक्टीरिया में आता है क्या? यू बैक्टीरिया में आता है बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। ठीक, ये हुआ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इसकी वजह से क्या बन गया? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बन गया, किंगडम क्लासिफिकेशन। ये बात एकदम कंसेप्ट क्लियर है। चलो अब ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या बेसिस ली गई क्लासिफिकेशन? कहा ना कि भैया क्या बेसिस है कि तुम किसी का रिश्ता तोड़वा रहे हो, और किस बेसिस पे किसी रिश्ते को तोड़ रहे हो। इसमें एक कंसेप्ट बहुत ज़बरदस्त है। एक कंसेप्ट ये कहता है कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बना, तो वो सारे कैरेक्टर कौन कौन से थे जो सब साइंटिस्टों ने लिया, सब साइंटिस्ट लिए थे, और इंडिविजुअल किसी साइंटिस्ट ने कौन कौन से कैरेक्टर लिए थे। जैसे मान लो कि मैं मान लो कि ये 3 मार्कर ले रखा हूँ, तो हो सकता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मेरे 2 ही मार्कर गए, ये मार्कर नहीं गया।
तो मेरे तो 3 कैरेक्टर थे, लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो कॉमन था मेरे 2 ही कैरेक्टर गए। तो इंडिविजुअली तो मेरे 3 कैरेक्टर है ना, लेकिन 5 किंगडम में कितना गया है, 2 ही गया है। तो ऐसे ही 5 किंगडम में जो सबके कॉमन कैरेक्टर थे वो लिए गए। फिर हम लोग देखेंगे कि विटेकर ने इंडिविजुअली अपने कौन कौन से कैरेक्टर लिए थे, जिसमें ये पूछा भी जाता है रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनी। क्या रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में लिया गया? तो नहीं। विटेकर ने रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनी को लिया? तो यस लिया। समझ गए सबके? तो यहाँ है 5 किंगडम का, 5 किंगडम, और यहाँ पे हम लिख देते हैं किसका, विटेकर का, कि विटेकर ने अपने कौन कौन से लिए थे। तो इसमें 5 किंगडम में जो बेसिस लिया गया क्लासिफिकेशन का वो था, देखो पहला सेल टाइप, ऐसे याद रखना, सेल टाइप। सेल मतलब प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है। आप जानते हो प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है, ये जानते ही हो तुम लोग। अब यह होता है सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट और अब्सेंट। अब्सेंट किस में है, एनिमल में है। अब्सेंट किस में है, माइकोप्लाज्मा में है। प्रेजेंट किस में है, फंजाई में है, प्लांट में है, बैक्टीरिया में है। बोल सकते हो ना, तो अलग अलग हो गया। चलो तीसरा लिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब फिर लिया प्रेजेंट और एब्सेंट। तो प्रेजेंट किस में है, यूकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एब्सेंट किस में है, प्रोकैरियोट में। अब प्रोकैरियोट यूकैरियोट के एग्जांपल जानते ही हो तुम लोग, ठीक। फिर लिया इन्होंने चौथा लिया न्यूट्रिशन को लिया। न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका बेसिस था। तो न्यूट्रिशन में 2 तरह के थे, ऑटोट्रोपिक थे और हेटेरोट्रोपिक थे। हेटेरोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक में तुम्हारा क्या आएगा, एनिमल आएगा, फंजाई आएगा, ये सब आएंगे ना। ऑटोट्रोपिक में कौन आएगा, प्लांट आएगा। तो क्लासिफाई कर रहे थे कि जो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं वो ऑटोट्रोपिक होंगे, और जो नहीं कर पाएंगे वो हेटेरोट्रोपिक। जो अपना खाना बना लेंगे ऑटोट्रोपिक होंगे, जो खाना नहीं बना पाएंगे हेटेरोट्रोपिक होंगे। लास्ट वन जो इन्होंने लिया था उनका क्या था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्या था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में देखा गया कि वो यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर हैं। मल्टी सेलुलर, तो यूनिसेलुलर में कौन आएगा, मोनेरा, और कौन आएंगे, प्रोटिस्टा, ये यूनिसेलुलर होते हैं। और मल्टी सेलुलर में होगा फंजाई, प्लांटी और एनीमिलिया। एनीमिलिया, तो ये मल्टी सेलुलर हो गए। तो ये था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये उनका था 5 किंगडम, जो सब साइंटिस्ट मिलके दिए थे, कोपलैंड, लीनियस, विटेकर और तुम्हारा कौन, हीकल। इन सब का कॉमन कैरेक्टर था जो सबके सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ये मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं विटेकर ने इंडिविजुअली कर ली। जब क्वेश्चन नाम से पूछेगा तो ये लोगे कि विटेकर के कौन कौन से कैरेक्टर थे, तो कौन थे, तो इसका कैरेक्टर था फाइलोजेनी, इसने लिया था। फाइलोजेनी का मतलब क्या होगा, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इसने फाइलोजेनी लिया था। इसने रिप्रोडक्शन लिया था। रिप्रोडक्शन मतलब इसमें नहीं था, लेकिन उसने अपनी थियरी में रिप्रोडक्शन के लिए लिया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ गया ना। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन जिसको बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। ये सब कुछ कैरेक्टर हैं जो उसने लिया था। और जो लास्ट वन था इनका क्या था, सेल स्ट्रक्चर। तो अगर उसके नाम से पूछा जाए कि क्या विटेकर ने फाइलोजेनी रिप्रोडक्शन लिया था, तो हाँ लिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में लिया था, नहीं लिया था। ये है क्वेश्चन। जब विटेकर का नाम दे के पूछेगा तब आप बोलोगे कि हाँ ये इसने रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनी को इंक्लूड किया था, लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये इंक्लूड नहीं था। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि क्या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में रिप्रोडक्शन बेसिस था क्लासिफिकेशन का, तो नहीं था।
रिप्रोडक्शन बेसिस था विटेकर के अपने क्लासिफिकेशन में? यस था। ये कई साइंटिस्टों को मिला के बनाया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक, जबकि इसने अपना इंडिविजुअली जब ये 5 किंगडम देने लगा ना, इसने ये करेक्टर लिए, तो इसमें हमने 1 2 3 4 सबको मिलाया है, तो ये उनका बेसिस है जिनमें सारे साइंटिस्टों में जो करेक्टर कॉमन थे ले लिया। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें कॉमन नहीं है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन थे ले लिया, जो इसका इंडिविजुअली था छोड़ दिया हमने, क्योंकि ये करेक्टर बाकी लोगों से मैच नहीं करता है, इसलिए इसको हटा दिया गया। लेकिन उसके अपने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में तो है ना, इसीलिए विटेकर का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नाम से पूछे तो फाइलोजेनी और रिप्रोडक्शन है, जबकि इसमें नहीं है। बात क्लियर है? ठीक है। चलो तो अब देखते हैं मोनेरा को। ठीक है, मोनेरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हें। मोनेरा अब ऐसे पता चल रहा है ना, मोनो मतलब सिंगल, तो इसमें आते हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट आएंगे। और प्रोकैरियोट तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, प्रोकैरियोटिक इसीलिए सेल बायोलॉजी में पूरा पढ़ा दिया। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, ये बच्चे होते हैं कॉस्मोपोलिटॉन, पॉलीटॉन, फाउंड एवरीवेयर, फाउंड एवरीवेयर, जो हर जगह पाए जाएं उन्हीं को बोलते हैं कॉस्मोपोलिटॉन। ये बात समझ में गया? प्रोकैरियोटिक नेचर होते हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होते हैं। तो मोनेरा में हमारे आते कौन है? मोनेरा में जो सबसे पहले आता है उसका नाम है आर्की बैक्टीरिया। ठीक, आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, और देखो मोनेरा ही शो करता है, मोनेरा ही शो करेगा मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। अगर आपसे पूछा जाए डाइवर्सिटी किस किंगडम में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी होती है, तो कौन? मोनेरा। आप बैक्टीरिया को कुछ भी दो, सब कुछ खा जाएगा, सब कुछ खा लेगा तो अपना न्यूट्रिशन कर लेगा। लॉजिक है, नहीं समझे? आप उसको लोहा दे दो, खा जाए, प्लास्टिक खा जाए, तुम्हें खा जाए, सबको खा जाएगा, तुम्हारी भावनाओं को भी खा जाएगा। तो तुम्हें खा गया तो सब, दुनिया में सब चीज़ जो खा सकता है वो बैक्टीरिया है। तो मोनेरा सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी हो गई, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में पाया जाता है, तो प्रोटिस्टा में, कि उसमें ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। तो ये क्या है? ये हेटेरोट्रॉफिक हो सकता है ना, हेटेरोट्रॉफिक है, और क्या है? ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। इसमें जो मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक है उसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, या इसी को बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। और ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, तुम लोग खूब जानते हो पैरासिटिक। ये सब मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। मोनेरा में जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है वो कौन है? साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। जिससे अगर पूछा जाए कोई ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे सबसे पहले फोटोसिंथेसिस किया तो वो कौन था? साइनोबैक्टीरिया। और जिसने फोटोसिंथेसिस करके मतलब ऑक्सीजन निकाला। ऑक्सीजन ना निकालने वाली बात होगी तो अभी मैं एक कंसेप्ट तुम्हें क्लियर करूँगा, पहले हम आर्की बैक्टीरिया का पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब इस आर्की बैक्टीरिया में, तो आर्की बैक्टीरिया जहाँ आएगा सबसे लिखोगे एक्सट्रीम कंडीशन, यही पूछा जाता है, एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन। जहाँ भी एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन होगी वहाँ पे तुम्हारे कौन आ जाएंगे? आर्की बैक्टीरिया। ठीक, और ये क्या होते हैं? प्रिमिटिव होते हैं। क्या होते हैं? प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं, प्रिमिटिव बैक्टीरिया। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस दे आर फाउंड, जो ये जहाँ पाए जाते हैं उसके बाद बेसिस पे 3 तरह के होते हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला लिखेंगे मेथनोजेंस, मेथनोजेंस, तो इसका मतलब फाउंड इन एनिमल डंक, गोबर। किस में होते हैं? गोबर में। ठीक, गोबर में रहना पसंद करोगे?
नहीं, ले ये रह रहे हैं तो एक्सट्रीम कंडीशन नहीं होगी। अबे गोबर में हाथ डालो तो गर्म लगेगा। गोबर में हाथ डाले हो कभी? नहीं डाले होगे। अभी किसी के गोबर में हाथ डालोगे तो गर्म लगेगा। गर्म इसलिए लगेगा क्योंकि ये आर्की बैक्टीरिया रहते हैं, तो खाते हैं और खाएंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे ना, उसकी वजह से वो गर्म लगता है। उस एनर्जी का नाम जानते हो? प्रोड्यूस करेंगे ये फॉर्म या प्रोड्यूस बायोगैस। बायोगैस, और बायोगैस का नाम जानते हो क्या है? मीथेन। पूछा जाता है। गोबर गैस प्लांट पढ़ोगे तुम लोग, तो गोबर गैस प्लांट में यही तो होते हैं, जो गोबर को सड़ा के गैस में बदल देते हैं। समझ गए? ये है, तो इनको बोलेंगे मेथनोजन। दूसरा होगा क्या? हेलोफाइल्स। क्या होगा? हेलोफाइल्स। इनको बोलते हैं फाउंड इन सेलाइन आर सोल्टी एरिया। सोल्टी एरियाज, जो बहुत ज़्यादा सोल्टी एरिया में पाए जाते हैं। सॉल्ट, नमक जहाँ बहुत ज़्यादा हो, नमक बहुत ज़्यादा हो, उस एरिया में अगर पाए जाएं तो उनको हम लोग बोलते हैं हेलोफाइल्स। हेलो मतलब हाइलोजन, और हेलोजन, और नमक हाइलोजन ग्रुप से बना होता है NaCl। ये लॉजिक है। सेलाइन NaCl नमक भाई। प्लांट भी पाए जाते हैं, हेलोफाइट्स बोलते हैं उनको, या मैंग्रू प्लांट बोलते हैं, जो सेलाइन होते हैं। दो कंडीशन हो गई जो एक्सट्रीम है। तीसरी है थर्मो एसिडोफाइल्स। एसिडोफाइल्स, तो इसमें पाए फाउंड इन हॉट एंड एसिडिक कंडीशन। बाप रे, एसिडिक कंडीशन, एक तो एसिड और दूसरा से गर्म, मतलब एसिड की पावर डबल ट्रिपल हो जाती है जब गर्मी दे दो। जैसे मैंने एक बार H2SO4 को गलती से कुछ बना रहा था कि जल्दी से हो जाए, मैंने डाल दिया, पूरा जल गया। गरम कर रहा था, डाल दिया, पूरा जल गया, कि डिग्रेड जल्दी से हो जाए, पूरा जल राख बन गया। ठीक है, तो 3 कंडीशन है जिसमें पाए जाते हैं। क्वेश्चन तुमसे यही पूछेगा कि कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन में पाए जाते हैं, यही क्वेश्चन आया हुआ है। तो कौन होंगे? आर्की बैक्टीरिया। ये आर्की बैक्टीरिया 3 तरह के होते हैं। कहा जाए मेथनोजेंस आर्की बैक्टीरिया हैं तो हैं। क्या हेलोफिटिक जगह जहाँ पे नमक बहुत ज़्यादा है क्या बैक्टीरिया होगा? नहीं। कौन होगा? आर्की बैक्टीरिया होगा। अगर जहाँ पे बहुत गर्मी हो और एसिडिक कंडीशन हो, इसका मतलब pH वेरी लो, 3 तक चला जाता है, 2.5 pH पे हो जाते हैं। 2.5 pH समझ रहे हो? हाईली एसिडिक, जितना पेट का होता है लगभग। समझ गए नहीं? तो उनको बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। हॉट और एसिडिक कंडीशन में जाए, इन सब कंडीशन में कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं रहता, सिर्फ यही रहते हैं। इसीलिए इनको बोलते हैं क्या? आर्की बैक्टीरिया विच आर फाउंड इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन। जहाँ पाए जाते हैं उसकी बेसिस की तरफ 3, गोबर में रहते हैं, नमक में रहते हैं और एसिड में रहते हैं। हाँ, रह पाते हैं क्योंकि इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें बहुत ही स्टेबल लिपिड मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, स्टेबल कंपाउंड्स पाए जाते हैं। देखो, होता जो बहुत सारे मैकेनिज्म हैं जो इसके अंदर होगा, लेकिन हमें पढ़ना ही नहीं क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है। अगर कोर्स में होता है तो हम इसके अंदर जाके पढ़ते कि क्या ऐसी कंडीशंस हैं जो इसको इस कंडीशन में सर्वाइव। तो इसमें बोलते हैं कि इसके मेम्ब्रेन में वो लिपिड पाई जाती हैं जो बहुत ही स्टेबल होती हैं। स्टेबल, तो आई थिंक शॉर्ट चेन वाली जो लिपिड्स होती हैं दे आर वेरी स्टेबल, तो इसको डिग्रेड नहीं होने देती। और इसका सेल वॉल भी डिफरेंट होता है, अभी बताऊंगा कि हाउ मतलब आर्की बैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया से आर्की बैक्टीरिया कैसे डिफरेंस हो करता है, अभी इसके बाद इसको करने के बाद करते हैं। ठीक है, ये जरूर याद रखना, इतना छोटा सा कंसेप्ट है और एक क्वेश्चन आ जाता है आर्की बैक्टीरिया पे। चलो आगे, हम मोनेरा समझ गए ना। अब लिखते हैं कि डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिटवीन आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, क्या डिफरेंस, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करता है। तो हम लिख देते हैं आर्की बैक्टीरिया यहाँ पे रेड कलर से, आर्की बैक्टीरिया, और यहाँ लिख देते हैं यू बैक्टीरिया। जो मेन डिफरेंस है मैं तुम्हें वही बताता हूँ। यू बैक्टीरिया, पहली बात
पहला तो फाउंड इन एक्सट्रीम कंडीशन ना, फाउंड इन एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं। और ये फाउंड एवरीवेयर, फाउंड एवरीवेयर, एवरीवेयर मतलब कॉस्मोपॉलिटन, जो हर जगह पाए जाएं उनको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। दूसरा सेल वॉल बनी होती है, सेल वॉल मेड बाय सूडोम्यूरिन, याद रखना म्यूरिन पेप्टिडोग्लाइकॉन को बोलते हैं ना, याद है ना। और इसका बना होता है किसका, म्यूरिन का। ठीक, इसमें क्या होता है कि इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इंट्रॉन्स प्रेजेंट, और इसमें इंट्रॉन क्या होता है, अब्सेंट। इंट्रॉन्स अब्सेंट, देखो इंट्रॉन क्या होता है, जीन का पार्ट होता है, जीन का वो पार्ट जो काम नहीं करता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रॉन। पढ़ाया था तुम्हें, जीन के दो पार्ट होते हैं, एक्सॉन और इंट्रॉन। एक्सॉन जो काम करता है, इंट्रॉन जो काम नहीं करता। इंट्रॉन इनर्ट। इसमें लिपिड किसकी बनी होती है, लिपिड देखो, लिपिड इसमें होती है ईथर की लिपिड्स होती हैं। और इसमें होती है ब्रांच्ड लिपिड होती है, क्या होती है, ब्रांच्ड लिपिड। और दूसरा इसमें पाया जाता है लिपिड डी ग्लिसरॉल पाया जाता है, ये है। जबकि इसमें क्या होगी, एस्टर लिपिड किसकी बनी होगी, लिपिड में कौन होंगे, एस्टर होंगे, एस्टर बॉन्ड होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, स्ट्रेट चेन लिपिड होती है, स्ट्रेट चेन लिपिड, जितना ब्रांच होगा ना उतना स्टेबल होगा। और इसमें होता है एल ग्लिसरॉल होता है, सेल वॉल मतलब सेल मेम्ब्रेन में, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो इसका मतलब ये सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल कंपोजिशन दोनों में क्या क्या होता है, अलग अलग होता है। यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया में सेल वॉल कंपोजिशन और सेल मेम्ब्रेन कंपोजिशन अलग अलग होता है। इंट्रॉन आर्की बैक्टीरिया में होते हैं, जबकि यू बैक्टीरिया में इंट्रॉन्स नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ बिल्कुल नहीं होते, बैक्टीरिया में नहीं होते। इसलिए बैक्टीरिया में कभी स्प्लाइसिंग नहीं होगी, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन नहीं होगा, इसीलिए नहीं होते। इसीलिए मैंने जब 3 डोमेन ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया तो बैक्टीरिया को सबसे पहले लिखा, आर्किया को बीच में, और यू, इसका मतलब कौन ज़्यादा यूकैरियोट के पास है, ये ज़्यादा पास है। समझ गए, नोट कर लो इसको जल्दी से। ठीक, अब हम लोग चलते हैं किसके पास, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को अगर हम तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा बैक्टीरिया, और क्या मिलेगा, साइनोबैक्टीरिया। एक बात याद रखना, ये होते हैं ऑटोट्रॉफिक, इसका मतलब ये होता है रिलीज ऑक्सीजन, ठीक। ये ऑटोट्रॉफिक, सम आर ऑटोट्रॉफिक बट नॉट रिलीज ऑक्सीजन, इसीलिए इनको बोलते हैं कॉल्ड कीमो ऑटोट्रॉफिक। समझ गए, जो फोटोसिंथेसिस तो करे लेकिन ऑक्सीजन इवॉल्व ना करे उसको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक। समझ गए ना बात को। क्या करेंगे, ये ऑर्गेनिक मैटर को लेंगे और डिग्रेड करेंगे, पानी नहीं लेते। अगर पानी लेते तो ऑक्सीजन निकालते, ये पानी का यूज नहीं करते। ये H2S, नाइट्रोजन, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, जो इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको यूज करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक। इसी को लिथोट्रॉप्स भी बोलते हैं, ठीक है, सब कुछ ये बोलते हैं। जो ऑक्सीजन ना निकाले वो कीमो ऑटोट्रॉफिक, मतलब केमिकल से ले रहा है ना। और जो पानी, तो ये क्या करता है, यूटिलाइज वाटर, ये वाटर को यूटिलाइज करता है, इसलिए क्या निकालता है, ऑक्सीजन, क्योंकि पानी से ही ऑक्सीजन निकलती है। अगर पानी खत्म कर दो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। ये क्लियर रहेगा डिफरेंस कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कीमो ऑटोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप रिलीज ऑक्सीजन, जबकि कीमो ऑटोट्रॉप रिलीज ऑक्सीजन नहीं करते। चलो आगे, अब हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया ना पढ़ के हम लोग पढ़ते हैं साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि हम लोग बैक्टीरिया बहुत सारा सेल में पढ़े हैं ना। साइनोबैक्टीरिया, अब देखो, ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करता है ये, देखो फोटोसिंथेसिस करेगा। क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस
रिलीज ऑक्सीजन। फाउंड क्या होगा, फाउंड इन लैंड एंड वाटर बोथ, दोनों में होते हैं, ठीक है, लैंड वाटर बोथ दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये अबाउट 23% ऑक्सीजन, अबाउट 23% ऑक्सीजन रिलीज बाय ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। डू फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस क्यों करते हैं, क्योंकि इनके पास डू फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे हैव क्रोमेटोफोर। क्या होता है, क्रोमेटोफोर, इनके पास क्या होता है, क्रोमेटोफोर। ये इसको बोलते हैं पिगमेंटेड बॉडी विच इज फॉर्म बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड करके बनाती है। क्रोमेटोफोर मत भूल जाना, जैसे प्लांट के पास क्लोरोप्लास्ट होता है वैसे ही साइनोबैक्टीरिया के पास क्या होता है, क्रोमेटोफोर। इसको मिक्सोफाइसी भी बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो कॉल्ड मिक्सोफाइसी, याद रखना, या इसको बोलते हैं साइनोफाइसी, ठीक है, साइनोफाइसी भी बोलते हैं, ठीक है। फिर इतना ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। तो क्रोमेटोफोर क्या होता है कि क्रोमेटोफोर क्या होता है, वो स्ट्रक्चर है जिसके पास पिगमेंट होता है साइनोबैक्टीरिया के अंदर, और वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करेगा, और यही जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, समझ गए। तो दे हैव पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल ए, जैसे हायर प्लांट्स में क्लोरोफिल ए होता है, इनके पास उसी तरह का कुछ पिगमेंट होता है, ठीक। तो अगर पूछा जाए कि साइनोबैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस कौन करता है, तो कौन, क्रोमेटोफोर। जो कौन बनाता है, इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे मीजोजोम बनता है ना वैसे ये भी बनता है। उसके पास रिस्पायरेटरी एंजाइम है, इसके पास फोटोसिंथेटिक एंजाइम है। आगे बात समझ में, पानी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखो, दे फिक्स नाइट्रोजन, क्या बोलते हैं, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन सॉयल, इनटू सॉयल। ये सॉयल में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। एक्चुअल में नाइट्रोजन जो है वो इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा है, 72%, 75 बोलते हैं ना, 78%। तो अब प्लांट कहाँ ग्रो कर रहा है, सॉयल में। तो प्लांट को ज़रूरत का, प्लांट नाइट्रोजन कहाँ से लेगा, सॉयल में, और है आसमान में। तो सॉयल मतलब कि जो एटमॉस्फियर में नाइट्रोजन है, उसको सॉयल तक कौन लाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी लाती हैं सॉयल में। सॉयल में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉयल में कौन लाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ऐसा क्या इनके पास है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ हेटेरोसिस्ट। मत भूलना, क्या, हेटेरोसिस्ट, क्योंकि इनके पास क्या होता है, हेटेरोसिस्ट होता है। क्रोमेटोफोर होता है इसलिए नाइट्रोजन फोटोसिंथेसिस करते हैं, हेटेरोसिस्ट होता है इसलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एल्गी, समझ गए। और क्या करते हैं ये, सोर्स ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन जिसका नाम है स्पाइरुलिना, सुना है ना स्पाइरुलिना। रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है स्पाइरुलिना, रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, सबसे ज़्यादा प्रोटीन। और ये यूनिसेलर होते हैं ना, बैक्टीरिया तो यूनिसेलर है, इसीलिए बोलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन, स्पाइरुलिना, याद रखना। ये कॉज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड सी। क्या करते हैं, रेड सी। नाम क्या है, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, याद रखना, इरिथ्रियम। कैसे याद रखोगे, इरिथ्रियम। टी से ट्राई, तीन नाम किसके होते हैं, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, तीन हो गए। तो ये हो गया ट्राइकोडेस्मियम। इरिथ्रियम मतलब इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट का कलर कैसा होता है, रेड। तो रेड सी कौन कॉज करेगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। और क्या कॉज करते हैं,
कॉज एल्गल ब्लूम, क्या करेंगे, एल्गल ब्लूम, एल्गल ब्लूम एंड रिलीज टॉक्सिन विच किल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, विच किल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। देखो एल्गल ब्लूम का मतलब ये होता है जब एल्गी पूरी तरह से ग्रोथ कर जाए और वाटर के सरफेस पे फैल जाए, पानी तुम्हें ना दिखे, सिर्फ चारों तरफ क्या दिखे, एल्गी, उसी को बोलते हैं ब्लूम। तो अगर एल्गी की वजह से हो रहा है तो उसको बोलते हैं एल्गल ब्लूम। क्यों होता है, वाई एल्गल ब्लूम, व्हेन, क्यों होता है, व्हेन, ये पढ़ोगे, व्हेन फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन कंसंट्रेशन इंक्रीज इन वाटर, इंक्रीज इन वाटर। किसी भी वजह से अगर पानी में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो एल्गी की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगा, और बहुत तेज़ी से होगा, पूरे वाटर सरफेस को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। अरे भाई जैसे यही है पूरा, ये मेरी मान लो कि पॉन्ड है, ये एल्गी है, ठीक है, ये एल्गी है। अभी देखो, अभी इसने मतलब थोड़ी सी एल्गी है, लेकिन मैंने नाइट्रोजन फॉस्फोरस दे दिया तो एल्गी की ग्रोथ बढ़ी और इसको पूरा कवर कर ली। अब मेरा मार्कर दिख रहा है, नहीं, मेरा मार्कर क्या था, पानी था, और ये एल्गी है, अब दिख रहा है, पूरा कवर कर लिया। इसी को बोलते हैं एल्गल ब्लूम। और पानी ना दिखे, पानी ना दिखे, एल्गी की ग्रोथ इतनी हो कि पूरे पानी के सरफेस पे फैल जाए और पानी तुमको ना दिखे, तो इसी को बोलते हैं एल्गल ब्लूम। ऐसा क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि पानी में फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, मतलब खाना उसको मिलने लगा, खूब ग्रोथ की और पूरे वाटर बॉडी को कवर कर ली। कभी कभी जाओ गांव वगैरह में तो तालाब देखते हो ना, हरी है, काई जिसको बोलते हैं, पूरा काई फैली होती है, वो एल्गी तो है। तो जब पूरी फैली रहे वाटर सरफेस पे, नीचे का पानी न दिखे, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एल्गल ब्लूम। तो ऑक्सीजन वगैरह इतना ज़्यादा जाएगा नहीं पानी में, तो फिशेज और टॉक्सिक निकालते हैं, ऊपर से टॉक्सिक सब्सटेंस निकालते हैं, और जो पानी में फिशेज होता है उन सबको मार देते हैं। तो एल्गल ब्लूम हार्मफुल है और बहुत एक पंजेंट स्मेल होती है, बदबू सी बहुत आती है, समझ गए, एल्गल ब्लूम से। तो ये बेनिफिशियल भी है साइनोबैक्टीरिया और हार्मफुल भी है। तो साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ये पाए जाते हैं वाटर एंड लैंड दोनों पे पाए जा सकते हैं। फोटोसिंथेसिस इसलिए करते हैं कि क्योंकि इनके पास क्रोमैटोफोर है, क्रोमैटोफोर पिगमेंटेड बॉडी है, और वो पिगमेंटेड बॉडी कौन बनाती है, सेल मेम्ब्रेन। इनके पास पिगमेंट होगा लाइक क्लोरोफिल, अभी पिगमेंट और भी पढ़ाऊंगा। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं इन सॉयल, क्योंकि इनके पास क्या होता है, हेट्रोसिस्ट होता है। ये सोर्स ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन है, स्पाइरोलिना है, ये बनाते हैं रेड सी जिसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, और यही कोच करते हैं एल्गल ब्लूम, जो वाटर सरफेस को पूरा कवर कर लेते हैं और टॉक्सिक सब्सटेंस निकालते हैं जो कि मछली वगैरह को मार देते हैं, फिशेस वगैरह के एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को। तो ये हार्मफुल होता है एल्गल ब्लूम, हमको हार्म पहुंचाता है। लिखो तो आगे फिर पढ़ता हूँ। अब देखते हैं हम लोग पिगमेंट, इसमें ठीक आ रहा है ना, पिगमेंट देखते हैं, पिगमेंट इसमें क्या होता है, पिगमेंट देखो कैसे लिख रहा हूँ, सी फाइकोसाइनिन होता है, ये सी का मतलब साइनोबैक्टीरिया, याद रखना भूलना मत, सी फाइकोइरिथ्रिन। फिर क्या होगा, कैरेटिनॉइड और जेंथोफिल, बस यही पिगमेंट है, ये याद रखना, जेंथोफिल्स, ये याद रखना। इरिथ्रिन मतलब वही रेड कलर देता है, ये रेड कलर इसी की वजह से होता है, ठीक, ये है। अब बताओ स्टोरेज मटेरियल इसका क्या होगा, स्टोरेज मटेरियल इसको बोलते हैं साइनोफाइसियन स्टार्च, साइनोफाइसियन स्टार्च। फ्लैजेला इसमें क्या होता है, फ्लैजेला इसमें क्या होगा, एब्सेंट होगा, इसमें किसी भी तरह का फ्लैजेला नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया आर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, पिगमेंट एंड प्रोटीन, ये सब तुम साइनोबैक्टीरिया से ले सकते हो, ठीक है। इंक्रीज सॉयल फर्टिलिटी, इंक्रीज सॉयल फर्टिलिटी, इसका मतलब ये सॉयल नाइट्रोजन डाल देंगे तो सॉयल फर्टिलिटी को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे,
तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम योर साइनोबैक्टीरिया। ये याद रखना, पिगमेंट, फ्लैजेला और स्टोरेज मटेरियल साइनोफाइसियन स्टार्च। प्लांट्स है तो कहीं ना कहीं स्टार्च होगा, और साइनोफाइसी में है तो इसलिए इसको बोलते हैं साइनोफाइसियन स्टार्च। अब हमको लोग को पढ़ना है शेप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, लिखो तो आगे बताता हूँ। नहीं होता साइनोबैक्टीरिया में, कोई फ्लैजेला नहीं होता। ये साइनोबैक्टीरिया और रेड एल्गी। ठीक है, अब बैक्टीरिया देखो, बैक्टीरिया में मैंने सब कुछ पढ़ाया है इसमें ना। सेल वॉल किसका बना होता है? म्यूरिन का, पेप्टिडोग्लाइकोन, सब कुछ हम लोग बैक्टीरिया का पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं शेप, केवल शेप देखते हैं। शेप 4 तरह का होगा इसमें, कोकस, ठीक है, बैसिलस, स्पाइरल, स्पाइरलम, ठीक है, और कोमा शेप। ठीक, कोकस कैसा शेप होगा? स्फेरिकल, ऐसे गोला हो तो कोकस हो गया। अगर ये 2 हो जाए तो इसी को बोलते हैं डिप्लोकोकस। क्या होते हैं? डिप्लोकोकस, 2 हो जाए। ठीक है, और यही सुनो, यही 4 हो जाए, अगर ये 4 हो जाए तो इसको बोलते हैं टेट्राएड। क्या बोलेंगे? टेट्राएड। अगर ये 8 हो जाए, 8 हो जाए तो इसी को बोलते हैं सार्सिना। ठीक है, याद रखना सार्सिना। बैसिलस रॉड शेप, रॉड शेप। ठीक है, अगर ये बंच बना ले, बंच, देखो बंच ऐसे गुच्छे जैसा हो जाए, बंच, बंच में अगर हो, अगर ये बंच में हो तो इसको बोलते हैं स्टेफिलोकोकस। क्या बोलते हैं? स्टेफिलोकोकस। याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे ग्रेप्स का बंच हो गया, गुच्छा अगर कहीं बन जाए तो उसको बोलते हैं स्टेफिलोकोकस। 8 हो जाए तो सार्सिना है, अगर 2 हो तो डिप्लोकोकस, 4 है तो टेट्राइड। ठीक है, आगे रॉड शेप, अगर 2 रॉड हो तो डिप्लोबैसिलस, ऐसे बात तो कर सकते हो। डिप्लो 2 हो जाए, डिप्लो बैसिल रॉड। स्पाइरलम मतलब स्पाइरल शेप, स्पाइरलम मतलब स्पाइरल शेप, स्पाइरल शेप। अगर ये ऐसा हो जाए, ऐसा, ऐसे ऐसे हो जाए तो इसको बोलते हैं स्पाइरोकीट। क्या बोलेंगे? स्पाइरोकीट। मतलब स्पाइरलनेस बहुत ज़्यादा हो जाए ना, पास पास हो जाए तो इसको स्पाइरोकीट बोलते हैं। अगर ऐसा हो, कोमा है, कोमा शेप। क्या हो? कोमा शेप। और ये किस में पाया जाता है? विब्रियो कोलेरी में। किस में? विब्रियो कोलेरी। याद रखना, जो क्या कोज करता है? कोलेरा, ये इसमें होता है। तो ये बातें क्लियर रहेंगी। स्टेफिलोकोकस बंच को बोलते हैं, 8 को बोलते हैं सार्सिना, 4 को टेट्राइड, 2 को डिप्लो बोलते हैं। फिर डिप्लोकोकस वगैरह पढ़े होंगे। ये शेप। अब एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, जो तुम्हारे एनसीईआरटी में साइज दिया है वो होगा 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.3 माइक्रोमीटर, ये दिया है। लेकिन और बुक में देखा जाए ना, अदर बुक, अगर अदर बुक में देखा जाए तो 1 माइक्रोमीटर तक लिखा हुआ है। ठीक है, 5 माइक्रोमीटर तक होता है बैक्टीरिया का, इसका कम है। तो ये देखो, ये होता है वॉललेस बैक्टीरिया। क्या होता है? वॉललेस बैक्टीरिया। इसके पास नहीं होता, तो इसका मतलब नो सेल वॉल। क्या होगा? नो सेल वॉल। याद रखना, सेल वॉल नहीं होता। अगर सेल वॉल नहीं है तो कैन चेंज शेप, कैन चेंज शेप, कैन चेंज शेप, कॉल्ड, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? इस फिनोमिना को बोलते हैं प्लियोमॉर्फिज्म। पढ़ाया था प्लियोमॉर्फिज्म, या ये पढ़ा दिया है क्या? या इसी को बोलते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। ये क्या होता है? फैकल्टेटिव एनारोब होता है, फैकल्टेटिव एनारोब्स है। मतलब वैसे एरोबिक करता है, जब जरूरत पड़ेगी ना तो एनारोबिक भी हो जाएगा। याद रखना इस पॉइंट को। डिवाइड बाय बाइनरी फिजन, डिवाइड बाय बाइनरी फिजन। क्या? फैकल्टेटिव का मतलब जो कभी कभी हो, करता एरोबिक है लेकिन इसको अगर कभी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये फैकल्टेटिव एनारोब हो जाएगा, मतलब एनारोबिक कंडीशन। जैसे रोज़ तुम मिठाई खाए बिना जिंदा नहीं रहते, तो ये हो गया ओब्लिगेट,
जब जिंदा न रह पाओ, लेकिन बिना मिठाई खाए भी तुम जिंदा रह लो कभी कभी, तो उसी को बोलते हैं फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव एनारोब्स का मतलब कभी कभी ये एनारोबिक रिस्पायरेशन भी करता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि कौन सा बैक्टीरिया है जो एरोबिक एनारोबिक दोनों करता है, तो वो कौन है? माइकोप्लाज्मा। इस पे क्या होगा? नो इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन, नो इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है? एक फर्स्ट एंटीबायोटिक्स है। क्या है? फर्स्ट एंटीबायोटिक्स। इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज इट वर्क ऑन सेल वॉल, बिकॉज इट वर्क ऑन सेल वॉल। अब इसके पास क्या नहीं है? सेल वॉल ही नहीं है, तो नो सेल वॉल, तो नो इफेक्ट। पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक्स थी जो डिस्कवर की गई थी फंजाई पेनिसिलियम नोटेटम एंड क्राइसोजेनम से, जो वर्ल्ड वार में, सेकेंड वर्ल्ड वार में यूज हुई थी, इसीलिए इसको वंडर ड्रग बोलते हैं, ठीक है। और बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन तो होता ही, तो बाइनरी फिजन से डिवाइड करेगा। और ये कॉज डिजीज इन प्लांट और एनिमल, दोनों में करता है, प्लांट एंड एनिमल। जैसे एक एग्जांपल है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ये इसकी वजह से होता है। आई बात समझ में? तो माइकोप्लाज्मा एक वॉललेस बैक्टीरिया है जो जिसकी साइज जितनी होती है 0.3 माइक्रोमीटर तक होती है। ये प्लियोमॉर्फिज्म शो करता है, मतलब अपने शेप को बदल सकता है। जो अपने शेप को बदले उसको प्लियोमॉर्फिज्म बोलते हैं, याद रखना। फैकल्टेटिव एनारोब होता है, कभी कभी एनारोबिक भी कर सकता है। डिवाइड बाय बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन देखो ना, एक सेल है तो ऐसे डिवाइड, ऐसे डिवाइड होती है ना, ऐसे, तो ये डिवाइड करके क्या होगा? 2 सेल हो जाएगी। ऐसे डिवाइड होती है ना, तो जो डायरेक्ट क्लीवेज टूट जाए, जो वैसे बाइनरी फिजन। नो इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन, जो पहली एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन डिस्कवर की गई थी उस पर माइकोप्लाज्मा पे उसका असर नहीं होगा, क्योंकि माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं है। और पेनिसिलिन किस पे काम करता है? सेल वॉल पे। और कॉज डिजीज, और ये प्लांट और एनिमल दोनों में डिजीज करता है। शेप बदलने की वजह से इसको बोलते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। समझ गए? जो शेप बदले वो जोकर ही तो है। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम योर मोनेरा। याद रखना कि बंच ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड स्टेफिलोकोकस। और चेन, अगर चेन बन जाए, देखो ऐसे चेन बन जाए, ऐसे चेन बन जाए, तो इसको बोलते हैं स्टेप्टो। क्या बोलेंगे? स्टेप्टो। अगर चेन में बैक्टीरिया हो तो उसका नाम है स्टेप्टो। 2 हैं तो डिप्लो, 4 हैं तो टेट्रा, 8 हैं तो सार्सिना, और बंच है तो स्टेफिलोकोकस। यही मिस कर देते हैं, स्टेफिलो। चेन को बोलेंगे स्टेप्टो। जैसे ये चेन बन गई है, चेन बनती जाए, ऐसे चेन बनती जाए, तो ये हो गया स्टेप्टो। और ऐसे ऐसे बंच बना ले तो इसको बोलते हैं क्या? स्टेफिलो। बंच में हो तो स्टेफिलो, और चेन में है तो स्टेप्टो। 2 है तो डिप्लो, और 4 है तो टेट्रा, 8 हो जाए तो सार्सिना। ये है बैक्टीरिया का शेप। ये थोड़े तुम्हारे बुक में नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया। स्पाइरल शेप होता है, कोमा विब्रियो कोलेरी मत भूल जाना, एक कोमा शेप है ना, मैंने बताया था इसके पास सिंगल फ्लैजेला होता है। और इसका साइंटिफिक नेम है विब्रियो कोलेरी, जो क्या कॉज करता है? कोलेरा कॉज करता है। और ये माइकोप्लाज्मा है जिसको हम लोग बोलते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लूरो, इसको और भी क्या बोलते हैं? मैंने पढ़ाया था, पीपीएलओ। यही क्या है? स्मॉलेस्ट सेल है। यही तो स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ही क्या है? स्मॉलेस्ट सेल है। ये करेक्टर वो शो करता है। और इसका नीट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सेल वॉल का, कि एक बैक्टीरिया का नाम बताओ जिसके पास सेल वॉल नहीं है, माइकोप्लाज्मा। तो इस पे किसका, कौन सी एंटीबायोटिक्स का इस पे असर नहीं होगा? पेनिसिलिन का। ठीक, चलो सब समझ में आ गया ना? कोई डाउट तो नहीं है कहीं? चलो वेरी गुड।